हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स। आज है संडे और आज हम बात करेंगे 9 जुलाई 2023 के करंट अफेयर की, द हिंदू करंट अफेयर की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज के टॉपिक को। सबसे पहला है आज की मैपिंग क्वेश्चन, जिसमें आपको तंजानिया को देखना है। देखिए, तंजानिया आज जो है न्यूज़पेपर में भी है, क्योंकि तंजानिया के जो हमारी इंडिया और तंजानिया के बीच में जो ट्रेड है उसको लेकर कुछ बातचीत हुई है, जो आगे मैं न्यूज में भी कवर करूंगा। ठीक है, तो आपको अभी के लिए तंजानिया जो है मार्क करके रखनी है। इसके साथ बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी है? बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, केनिया और जाम्बिया और मोजाम्बिक। ठीक है, और मलावी। ठीक है, ये जो है आपके 7 कंट्री जो है तंजानिया को बॉर्डरिंग देते हैं। साथ साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी है। ठीक है, लेकिन इसकी बॉर्डरिंग तो नहीं लगती है। एक्चुअली यहाँ पे जो वेस्टर्न रिफ है वो कहीं या क्या करता है, इसको टच करता है, इसलिए इसकी बॉटम जो है इसके साथ नहीं लगती है। ठीक है, तो अगर बात की जाए ये वेस्ट की तरफ किसके साथ टच करता है? ईस्ट के साथ इंडियन ओशन के साथ, और वेस्ट की तरफ वेस्टर्न रिफ के साथ जो है रिफ्ट वैली के साथ टच करता है। ठीक है, अगर बात की जाए नॉर्थ की तरफ आपकी लेक विक्टोरिया है। ठीक है, और साउथ की तरफ मलावी जो लेक है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है लेक न्यासा। ये भी काफ़ी बार जो है इम्पोर्टेंट रही है। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेक रुकवा। ठीक है, तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का न्यूज है, जो कि फ्रंट पेज पे है और GS2 के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे एक नई स्कीम को स्टार्ट करने की बात की जा रही है, और यहाँ पे इसको पायलट मिशन पे जो लॉन्च किया गया है, पायलट बेसिस पे इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो कि 50 गांवों तक फैला हुआ है। अब ये स्कीम है क्या? ये स्कीम है रिलेटेड है वुमेन से, यानी कि वुमेन को यहाँ पे अगर वुमेन का नाम आए तो इसका मतलब क्या है? वुमेन को एम्पावरमेंट करने की बात की जा रही है। वुमेन को एम्पावरमेंट कैसे किए जाएंगे? आप अलग अलग स्कीम के थ्रू आप इनको जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, आप इनको जो है एम्पावरमेंट कर सकते हैं। अब एम्पावरमेंट की बात आई है तो कहाँ पे एम्पावरमेंट किया जा रहा है? ये रूरल एरिया में जो है एम्पावरमेंट किया जा रहा है, यानी कि पंचायती लेवल पे, पंचायती लेवल पे इनको कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट करने की बात की जा रही है। यहाँ पे किस चीज को यहाँ पे बताया गया? यहाँ पे बताया गया जो घर की डिस्प्यूट्स होती है। ठीक है, डिस्प्यूट्स होती है उसको रिजोल्यूशन के लिए एक अल्टरनेटिव कोर्ट बनाया जाएगा, जिसमें वुमेन्स ही इसको क्या करेंगे? सर्व करेंगे। ठीक है, और ये अभी जो स्कीम है एक्चुअली ये पायलट पोजीशन पे, पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया, जो 50 जो है गांव में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और जिसमें कि आपके असम है और जम्मू कश्मीर है। ठीक है, और इसको बाकी एरिया में भी क्या करने जा रहे हैं? एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देख तो ले कितनी एरिया में ये सक्सेसफुली काम कर रहा है और कितने तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको एक नाम दिया गया है नारी अदालत, वुमेन्स कोर्ट। ठीक है, जिसमें एक विलेज में क्या होगा? 7 से 9 मेंबर होंगे। इसमें कितने कितने मेंबर होंगे? 7 से 9 मेंबर जो है इसमें होंगे, और जिसमें अगर बात की जाए जो आधी जो वुमेन्स होगी, यानी कि 7 या टोटल मान लीजिए 9 मेंबर है, 9 का आधा यानी कि 5 मान लीजिए, 5 जो मेंबर होंगे वो क्या होंगे? इलेक्टेड होंगे, और जो बाकी 4 बचे हैं इसमें से वो क्या होंगे? ग्राम पंचायत द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है, और नॉमिनेटेड कौन कौन होंगे? इनमें टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं। तो इन सबको क्या किया जाएगा? नॉमिनेटेड किया जाएगा। आप आइए और नारी अदालत में आप इसको सर्व कीजिए। ठीक है, अगर इसको थोड़ा रिलीज कर देते हैं। हम्म, अगर हम बात करें किसके अंडर में ये काम करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अंदर ये क्या करेगा? सर्व करेगा, और ये सारी इसकी एक्टिविटीज को क्या करेगी? नोट डाउन करेगी। ठीक है, और ये नहीं कि आप सिर्फ ये जो कोर्ट है ये केवल इंडिविजुअल केसेस को ही, जो वुमेन्स या गर्ल्स है उनको ही हैंडल करेगी। लोकल कम्युनिटी द्वारा जो भी असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जो जरूरत पड़ेगी वो भी इनको क्या दिया जाएगा? जैसे कि आपके ग्रीवेंसेस रिड्रेसल के लिए कुछ चीजें या अवेयरनेस के लिए ये चीजों को बनाया गया है, यानी कि अवेयरनेस भी ये साथ ही साथ प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और
जो स्कीम है और भी क्या क्या प्रोवाइड किया गया है, लीगल राइट्स प्रोवाइड किया गया है, इंटाइटलमेंट ऑफ वुमेन्स, जिसमें नारी इज केवल नॉट होल्ड ओनली लीगल स्टेटस, ये सिर्फ लीगल स्टेटस ही नहीं बल्कि इसमें अवेयरनेस फैलाने की भी जो शक्ति है वो भी है, और जो असिस्टेंट रिक्वायर्ड होगी वो भी ये प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और इसमें जो मेंबर्स है उनको क्या कहा जाएगा, न्याय सखी। ठीक है, यानी कि लीगल फ्रेंड्स के रूप में, जो कि नॉमिनेटेड किया जाएगी या सिलेक्टेड किया जाएगा किसके द्वारा, आपको मैंने बताया ग्राम पंचायत के द्वारा। इसमें जो हेड होगी वो जो नारी अदालत की, उसको क्या कहेंगे, मुख्य न्याय शक्ति का सखी कहा जाएगा। और इसको किस में से चुना जाएगा, जैसे देखिए अगर मान लीजिए 9 मेंबर है, ठीक है, 9 मेंबर में से एक जो होगी हेड होगी, और इनको जो कहा जाएगा न्याय सखी कहा जाएगा, और इन्हीं में से एक मेंबर को जो है हेड बनाया जाएगा और उसको क्या कहा जाएगा, मुख्य न्याय सखी, मुख्य न्याय सखी। ठीक है, और इनके जो हेड है उनको 6 मंथ में क्या किया जाएगा, रिप्लेस भी किया जाएगा, यानी कि 6 महीने तक एक हेड जो है वो बन के रह सकता है, उसके बाद फिर से इनको जो है चेंज किया जाएगा, यानी कि उनमें से और जो महिलाएं हैं उनको हेड बनाया जाएगा। ठीक है, ये इसकी अगर पॉजिटिविटी की बात करें, ये किन किन चीजों पे काम करेगा, वुमेन को स्ट्रेंथ देने का काम करेगा, उनकी सेफ्टी को भी ध्यान में रखेगा, उनकी सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखेगा, और उसको उनको एम्पावर भी करेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके प्रीलिम्स के लिए। अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें, जैसा कि मैंने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसके अंडर में जो है ये काम करता है, और संबल सम स्कीम के अंदर जो मिशन शक्ति के अंदर आता है उसके अंदर ये इंक्लूडेड है। ठीक है, और अगर इसमें बात करें कौन कौन से मिनिस्ट्री कोलैबोरेशन करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और कॉमन सर्विस ऑपरेटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि 3 मिनिस्ट्री जो है इसमें और इंक्लूड है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड कॉमन सर्विस सेंटर, और जिसको ऑपरेट कौन कर रहा है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आई होप कि आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्कूल एजुकेशन के ऊपर, अगला GS2 के ऊपर। ठीक है, GS2 से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है काफी भी। क्या बताया गया यहाँ पे, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा रिलीज किया गया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या करती है, समय समय पर इनको रिलीज करती है, और ये 2017-18 से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, और ये फिफ्थ जो है इसका रिपोर्ट जो है, ये 5वां रिपोर्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इनमें अलग अलग पैरामीटर पे स्कूल्स को असेस करते हैं, और उनको स्टेट वाइज जो है, स्टेट वाइज हो, रीजन वाइज हो, उनको क्या करते हैं, ग्रेडिंग प्रोवाइड की जाती है कि किन स्टेट्स में या किस एरिया में जो है अच्छा परफॉर्मेंस किया गया, मतलब स्टेट लेवल पे ही किया जाता है। ठीक है, इनके कुछ पैरामीटर है, पैरामीटर की भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है, मेन मुद्दा है कि भैया एजुकेशन जो सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम है, उसको कहीं ना कहीं गिरते हुए नजर आ रहा है। देखिए, गिरते हुए नजर आ रहा है यानी कि फॉल डाउन हो रहा है, क्यों हो रहा है, रीजन क्या है। अगर रीजन के पीछे जाए तो सबसे बड़ी रीजन जो आती है वो आपकी आती है कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 की वजह से ज्यादा जो है लोग जो है उस टाइम पे काम धंधे थे नहीं, तो लोग क्या किए, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा ही नहीं पाए, और गवर्नमेंट स्कूल में जो है इस तरह और फैसिलिटीज वगैरह जो है नहीं मिल रही थी उस टाइम पे कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, तो लोग भी कहीं ना कहीं इससे थोड़े से परेशान हुए थे। अब तो स्कूल नॉर्मल हो गई है, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन जो ये रिपोर्ट बता रही है वो 2021 और 22 की बता रही है, और उस टाइम पे आपका पता है कि उस टाइम पे जो कोविड-19 है वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा था उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम को खराब करने में। ठीक है, और बात करें तो उसके बाद भी अगर 1 साल तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारी स्कूल जो है वो ठीक तरीके से वर्क भी नहीं कर पाए, क्योंकि माइंड सेट जो होती है, एक बच्चे जब 2 साल बाद स्कूल जाते हैं, जो पूरी आदत छूट चुकी है, तो उनको एडजस्ट करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये भी एक कारण बन जाती है, और साथ ही साथ टीचर को उस माहौल से, जब मान लीजिए सपोज कीजिए एक जो 7th क्लास का बच्चा है वो 9th क्लास में जाता है, तो उसकी स्टडीज क्या हो जाती है, थोड़ी सी हायर हो जाती है, और जबकि वो 7th और 8th क्लास को ढंग से पढ़ा ही नहीं है, जब वो इस
इन टॉपिक्स को यहाँ पे जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं उनको ढंग से पढ़ाई नहीं है तो नाइन्थ की जो चीजें हैं उसको कैसे कवर अप कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं एक मेंटली प्रेशर रहेगी जो नाइन्थ में आने पर बच्चों के लिए, तो जिसको टीचर को ही हैंडल करना पड़ता है। तो टीचर के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखते हुए नजर आ रहा है, जिसके कारण से यहाँ पे जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कैसे कैसे राज्य के जो हैं, जो स्टेट्स के हैं, किस तरह से परफॉर्मेंस रहे। अगर चंडीगढ़ और पंजाब की बात करें, ये टॉप पे रहे, लेकिन टॉप पे इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने पूरा, जिसे इनकी रैंकिंग है 1000 तक, 460 से लेके 401 से लेके 1000 तक, और इनके बीच में भी कम से कम आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रेडिंग सिस्टम बने हुए हैं। तो सोचिए 10 ग्रेडिंग सिस्टम बने हुए हैं और चंडीगढ़ और पंजाब जो है वो आपके छठे नंबर पे आ रहे हैं। सोचिए इतना बुरा हाल होता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे कहीं ना कहीं बताने की बात करें। अगर सबसे पहले ग्रेडिंग सिस्टम की बात करें तो छठे नंबर पे कहीं ना कहीं पंजाब और जो आपके चंडीगढ़ है वो जो है स्टेट्स आते हैं। अगर बात की जाए 581 से 640 तक में 6 आते हैं, उसके बाद 13, उसके बाद 12 और लास्ट में 3 स्टेट जो है सबसे रोस्ट परफॉर्मेंस जो है इस टाइम पे किए हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें टॉप की, टॉप में कौन से रहते हैं? दक्ष। इनको नाम अलग अलग ग्रेडिंग कलर के नाम से, कलर के हिसाब से नाम भी दिया गया है, दक्ष जो सबसे ऊपर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नीचे से, अगर बात करें तो आकांक्षा 3 एट दी बॉटम। ठीक है, आकांक्षा 3 जो है सबसे नीचे रहते हैं। ठीक है, आकांक्षी, ठीक है, जो आकांक्षी 3 यानी कि उसके ऊपर 2 भी है, उसके ऊपर 1 भी है, इस तरह से। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेट्स की, जो टॉप 5 ग्रेड है उसमें कोई रैंकिंग ही नहीं आई है, कोई भी अचीव ही नहीं कर पाया है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक कोई अचीव ही नहीं किया है। ठीक है, अगर आगे की स्टेट्स की बात करें तो 2 स्टेट आए हैं, एक चंडीगढ़, सॉरी आई थिंक चंडीगढ़ कैपिटल और पंजाब, यानी कि चंडीगढ़ और पंजाब जो है यहाँ पे क्या किया है, जो है 6 हाईएस्ट जो है ग्रेडिंग सिस्टम, जो कि प्रचेष्टा 2 यानी कि प्रचेष्टा 1 भी है ऊपर, उसके बाद प्रचेष्टा 2 पे जो है यहाँ पे पोजीशन जो है बनाया है। ठीक है, अगर हम अगले बात करें, अगले में आप देख सकते हैं गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुदुचेरी, तमिलनाडु, यहाँ पे प्रचेष्टा 3 में यहाँ पे इन्होंने अपनी जगह बनाई है। और उसके बाद देखा जाए तो 13 स्टेट्स जो आप ये नाम देख सकते हो, ये आकांक्षा 1 में है। ठीक है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो 12 स्टेट्स है जो कि आकांक्षा 3 में जो है यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर बात की जाए इसको रिलीज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसको, और ये किस बेसिस पे इनको रिलीज करने का क्या मतलब है कि जो लर्निंग है, लर्निंग आउटकम हो, वो क्वालिटी हो, एक्सेस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और फैसिलिटीज हो, और इक्विटी और गवर्नेंस के हिसाब से स्कूल में अलग अलग पैरामीटर्स पे, यानी कि 5 पैरामीटर्स में इसको बांटा गया है। ठीक है, अगर हम पांचों पैरामीटर के देखें तो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो आपका क्या है? लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स, बच्चा किस तरह से सीख रहा है, जो सीख रहा है वो आगे में काम आ पाया या नहीं, यानी कि वो लैंग्वेज की बात करते हैं कि वो पहली क्लास में जैसा है दूसरी क्लास में वैसा है, ये थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लैंग्वेज में हुई है, मैथमेटिक्स में इंप्रूवमेंट हुई है, साइंस में इंप्रूवमेंट, सोशल साइंस में, इस तरह के जो इंप्रूवमेंट है वो कितना अचीव किया है, वो आपके पहली पैरामीटर में आते हैं। दूसरी पैरामीटर की अगर बात की जाए, एक्सेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन किस तरह से उनको मिल रहा है, किस तरह से वो अपने अंदर रख पा रहे हैं। ठीक है, कि जो एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, मतलब बच्चे कितना एनरोलमेंट कर पा रहे, रिटेंशन कितने दिन तक वो बच्चे रह पा रहे, ट्रांजिशन कितने बच्चे पास होकर प्राइमरी से अपर लेवल पे जा रहे हैं, अपर से सेकेंडरी, सेकेंडरी से मेन स्ट्रीम स्कूल तक जा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी क्राइटेरिया जो है यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, अगर बात की जाए थर्ड पैरामीटर की, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है इंफ्रास्ट्रक्चर ही आएगा। इनका पास साइंस लैब वगैरह, कंप्यूटर लैब, बुक्स, बैंक्स, बुक बैंक्स, वोकल एजुकेशन स्टडी, और जो मिड डे मील की किस तरह से काम करना, फंक्शनल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, टॉयलेट वगैरह, फ्री टेक्स्ट बुक्स, ये सब किस तरह से काम कर रहे हैं, यहाँ पे थर्ड पैरामीटर जो है यहाँ पे देखा जाता है। चौथी पैरामीटर जो देखा जाता है वो है इक्विटी। इक्विटी के ऊपर कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कि यहाँ पे माइनॉरिटी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट को कहीं ना कहीं अलग अलग सेपरेट तो नहीं किया जा रहा है, एक जनरल कैटेगरी में रखना चाहिए। ठीक है, चाहे वो किसी तरह की भी स्कूल हो, डिसेबिलिटी फ्रेंडली टॉयलेट होनी चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों पे भी ये बात करता है। जो आखिरी पैरामीटर है वो एजुकेशनल गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट की बात करता है, कि आप एजुकेशन मैनेजमेंट और गवर्नेंस किस तरह से करते हो, जैसे डिजिटल कैप्चर ऑफ अटेंडेंस, अटेंडेंस की क्या प्रोसीजर है आपकी,
किस तरह से जो एक सिंगल प्राइमरी टीचर है उसकी परसेंटेज क्या रहती है, वैकेंसी कितनी है एजुकेशनल पोस्ट पे, इन्फेक्शन होते हैं या नहीं है, टीचर इवोल्यूशन होते हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ों पे क्या कहते हैं यहाँ पे बात की जाती है, जिससे कि एक स्कूल का एक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है रीडिंग एजुकेशन जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक इंडेक्स जो है निकल के आता है। ठीक है, और इसको ये कौन सा संस्करण है, ये 5वां जो है आपका पब्लिश रिपोर्ट है और किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा रिपोर्ट को रिलीज किया गया। कितने पैरामीटर पे, 5 पैरामीटर पे। ठीक है, कौन कौन से, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, लर्निंग आउटकम्स, दूसरा है आपका एक्सेस टू एजुकेशन, 4th पैरामीटर है आपका इक्विटी और 5th है उसके गवर्नेंस मैनेजमेंट है। ठीक है, ये 5 पैरामीटर पे ये काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों लाइक करने से कुछ नहीं आता है, आप एक लाइक का बटन जो है दबा सकते हैं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस चैनल के बारे में लोगों को और पता लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर एडिंग मोर सर्विस टू आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, सेंटर ने क्या किया है, आयुष्मान भारत की जो स्कीम चल रही है 2018-19 से, ठीक है, उस स्कीम में क्या है और बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की बात की गई है, जिससे कि लोग जो है प्राइमरी लेवल पे ही क्या कर सके, उस जो बीमारी है उनको रोक सके। एक्चुअली देखिए, बीमारी को अगर रोकना है तो आपको पहले फर्स्ट लेवल पे ही रोकना पड़ेगा। अगर आप आगे बढ़ते हैं, बीमारी और आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बढ़ जाती है, जिसके कारण से जो हमारे यहाँ पे इंडिया में इतने हेल्थ केयर सिस्टम देखिए है तो, लेकिन इतने अमाउंट में नहीं है। अगर आप अभी भी एम्स में चले जाएं, एम्स में आज भी सुबह 4 बजे से 3 बजे से उठ के लाइन लगती है, तो ये किस वजह से, क्योंकि इतनी लोगों को सर्व कर पाना इतनी आसानी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आयुष्मान भारत स्कीम को जो है कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया गया था और उसमें सेंटर ने क्या किया, और भी सर्विसेज को ऐड करने की यहाँ पे बात किया जा रहा है, जैसे स्क्रीनिंग हो गया, प्रिवेंशन हो गया, कंट्रोल मैनेजमेंट हो गया, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है यानी कि ऐसी बीमारी है जैसे कि आपके हार्ट से रिलेटेड या फिर आपके ब्रीथिंग से रिलेटेड, इस तरह के कैंसर वगैरह जो नॉन कम्युनिकेबल यानी कम्युनिकेबल से नहीं फैलता है, मतलब एक दूसरे से इंसान से नहीं फैलता है, जैसे खांसी जुकाम होते हैं ना, आप खांस लो या छींक लो तो एक दूसरे से फैल जाता है, तो वैसी बीमारियां जो है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐड करने की बात की गई है। और साथ ही साथ जो छोटे मोटे ट्रीटमेंट है, जैसे कि आपकी ईएनटी की प्रॉब्लम, ईयर नोज की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आईज नोज, ठीक है, इन सब की, तो ये सारी चीजों को क्या करना है यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइमरी लेवल पे ही रोकने की बात की जा रही है। तो इसीलिए आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर में जो है इन चीजों को ऐड करने की बात की गई है, जिससे कि इनकी सर्विस जो होगी और ज्यादा बढ़ी हुई नजर आती है। देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, अगर कंटेक्स्ट की बात करें, आयुष्मान भारत जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो जो प्रोग्राम चलाया गया था उसके अंदर अभी अगर देखा जाए तो 1.6 लाख सेंटर जो है वो क्या है, ग्रोथ पे है, मतलब उतने सेंटर्स बनाए गए और रजिस्टर्ड कितने किए गए, कम से कम 178.87 जो है बेनिफिशियरी जो है वो अभी तक रजिस्टर्ड है, करोड़ बेनिफिशियरी यहाँ तक रजिस्टर्ड है। कितने, 5 साल की अगर बात की जाए, 5 साल में इतने रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होते हैं, 178 करोड़ लोग सोचिए। ठीक है, अब बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी एक्सपेंडेड सर्विस को दिखा रहा है, हेल्थ मिनिस्टर इस चीज को कह रहे हैं और कहीं ना कहीं दुनिया की सबसे बड़ी दिख रही है। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा लोगों को इंक्लूड करना तो बहुत बड़ी बात है। अगर बात की जाए यूनियन गवर्नमेंट की, यहाँ पे उन्होंने कुछ सर्विसेज को ऐड किया है, जैसे कि आपके मैंने बताया स्क्रीनिंग को, प्रिवेंशन, कंट्रोल, मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। ठीक है, जो भी प्रिवेंशन लिया जा सकता है, जो भी जिसके लिए भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उनको रोकने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स वगैरह जो लेना है जिससे कि वो कंट्रोल हो सके, तो वो सारी चीजें जो है एक कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है बनाई जाएगी। ठीक है, इन डिजीज को जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनको रोका जाए। और केयर ऑफ ईएनटी, एप्लोथेमिया ईएनटी प्रोग्राम, और ओरल हेल्थ केयर, एल्डर एंड पैलिएटिव हेल्थ केयर सर्विस, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, स्क्रीनिंग, मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ अलाइनमेंट, इन सब सर्विसेज को क्या करना चाहता है सेंटर जो है इसमें इंक्लूड करना चाहता है। इसका एम क्या है कि जो एम जो है कवर ऑल दी सेंटर्स बाय अगस्त के एंड तक, इन सबको जो है अगस्त के एंड तक क्या करना चाहता है, इसमें इंक्लूड जो है करना चाहता है। ठीक है, ये जो एक्सपेंशन की प्लान है ये कहीं ना कहीं शुरुआत कब से हुई, 2020 से, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे जो कोविड-19 थे, तो कोविड-19 की वजह से अदर जो हॉस्पिटल थे वो बुक थे, लेकिन जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल निभा रहे थे, लेकिन लोग वहाँ पे आने से भी डर रहे थे। तो इसी को देखते हुए कि प्राइमरी हेल्थ केयर में इन चीज़ों को कहीं ना कहीं एक्सपेंड जो है किया जाए, तो इसके लिए क्या किया गया है, गवर्नमेंट ने जो
इनके सर्विस को एक्सपेंड करने के लिए यहाँ जो मेडिसिन है और डायग्नोस्टिक सिस्टम है उसको एक्सपेंड करने की बात की गई है। यहाँ पे लिस्ट उनकी लिस्ट जो है एसेंशियल लिस्ट जो है मेडिसिन और डायग्नोसिस की उसको एक्सपेंड करेगी और जिसमें 171 जो है मेडिसिन जो है प्राइमरी हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर को दिया जाएगा और 105 जो है एट सेकेंडरी सेंटर को जो है प्रोवाइड किया जाएगा। अगर बात की जाए 63 63 एंड 14 जो डायग्नोस्टिक यानी कि 16 जो है 63 जो है प्राइमरी को और जो सेकेंडरी को 14 डायग्नोस्टिक चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ताकि ये इन जो बीमारियां हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें बताया जा रहा है। अगर हम लोग बाकी चीज़ों की देखें तो यहाँ की ने की 1.2 लाख जो है पोजीशन हेल्थ ऑफिसर की है, जिसमें आपके अलग अलग जो है इनके हेल्थ में अगर देखा जाए तो वो आते हैं। अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करें जैसे क्लिनिकल और पब्लिक हेल्थ मैनेजर्स होते हैं और इनमें एक लीडिंग टीम होती है जिसमें जो कि आशा को लीडिंग करती है, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और मिडवाइफ नर्स जो है ऑक्सिलरी नर्स जो है यहाँ पे सर्व करती है। इनका क्या कहना है, जो हमें जो है क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए किसको, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड असेसमेंट सर्टिफिकेट देना चाहिए। किसको टारगेट है कि 50% जो है सर्टिफिकेट जो है 2020 तक इनको प्रोवाइड होनी चाहिए जो इस तरह की काम में लगे हुए हैं। ठीक है, जो प्रोग्राम है इसको कब स्टार्ट किया गया, 2018 में इसको स्टार्ट किया गया। इसका एम जो था क्या करना, प्रोमोटिव करना, प्रिवेंटिव करना, क्यूरेटिव करना, पैलिएटिव करना, रिहेबिलिटेट करना, किसको, हमारी हेल्थ कवरेज को क्या करना, इसको इन सब चीजों से मिलाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो गोल है, गोल क्या है, तो गोल इज टू प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। तो कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हमें प्राइमरी हेल्थ केयर को क्या करना है, बढ़ाना है। सिर्फ मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर नहीं बल्कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को भी देखना है और इनको ड्रग्स फ्री भी करना है, इनको अच्छी तरह से जो है दवाई वगैरह देना है, डायग्नोसिस भी करना है थ्रू आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे बताई जा रही है। आई होप कि आपको ये जो है, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे जो डाटा है, डाटा आपके इतने काम के नहीं है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात किया जा रहा है, इंडियन कोर्ट टर्न डाउन पेप्सिको अपील अगेंस्ट रिवोकेशन ऑफ FC5 पोटैटो पेटेंट। क्या है, देखिए क्या हुआ था, 2021 में एक सोशल वर्कर थी जिनका नाम है कविता कुरुंगती। ठीक है, कविता कुरुंगती गंती। ठीक है, कुरुगंती, इन्होंने क्या किया था, किसानों के बिहाफ पे एक पिटीशन फाइल किया था जिसमें ये कहा था जो पेप्सिको की कंपनी है वो क्या कर रही है, पेटेंट ले रही है किनका, सीड्स का, जबकि सीड्स वेराइटी का, जबकि सीड्स की वेराइटी का जो पेटेंट है ये किसी को नहीं मिलना चाहिए, ये इंडियन रूल के हिसाब से कहा जा रहा है। और इसको देखते हुए जो पोटैटो है, पेप्सिको की कंपनी जो चिप्स वगैरह बनाती है, ठीक है, आपकी जो लेज वगैरह जो बनती है या फिर आपके जो चिप्स वगैरह बनती है, उनमें आलू की क्वालिटी जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आलू की क्वालिटी अगर अच्छी है तो कहीं ना कहीं चिप्स जो होंगे वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी होंगे और कुरकुरे टाइप के होंगे। तो इसी के लिए आलू की क्वालिटी के लिए यहाँ पे एक आलू की वेरायटी बताई गई है FC5 पोटैटो। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं उसने पहले से ही पेटेंट कर रखा था, किसने, पेप्सिको की कंपनी ने, जब यहाँ इंडिया में आई थी। अब पेप्सिको की कंपनी इंडिया में कब आई थी, 1989 में। ठीक है, 89 में आई थी, तब से ये खुली हुई है। तो इसने क्या किया, पेटेंट कर रखा था पोटैटो की इस तरह की। लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जो वर्कर ने थोड़ा सा जब बवाल करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, कुछ इसके पेटेंट राइट को इन्फ्रिंज कर दिया। ठीक है, इन्फ्रिंज कर दिया तो ये क्या हो गया, जो पेप्सिको के मालिक है यानी कि जो फाउंडर है वो क्या पहुंच के कोर्ट पे, और उन्होंने कहीं ना कहीं मांग करने लगे जो ये इन्फ्रिंजमेंट हुआ है उनको कहीं ना कहीं कंपनसेट किया जाए। लेकिन कुछ मंथ के बाद इन्होंने विड्रॉ कर लिया इस केस को। तो इसी चीज को देखते हुए एक जो आपकी एक्टिविस्ट है कविता कुरुंगती, उन्होंने कहीं ना कहीं एक पिटीशन फाइल किया जिसमें ये बताया गया जो पोटैटो की राइट्स है, ठीक है, सीड्स की राइट्स किसी को नहीं मिलेगी। ये इंडिया की रूल के हिसाब से बताया जा रहा है। इंडिया की रूल के हिसाब से बताया जा रहा है कि आप जो सीड्स की राइट्स है वो आप फार्मर से नहीं ले सकते। ये जो प्रोटेक्शन है प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट्स के इसमें प्रोटेक्शन है। ठीक है, आप इसको नहीं ले सकते। तो इसी के बिहाफ पे तो वहां
पे पेटेंट राइट को कैंसिल करने की वजह से दोबारा से अब क्या हुआ, इंडियन की कोर्ट की तरफ पेप्सिको जो है अपील लेके पहुंचा कि भैया हमें ये जो पेटेंट है वो कहीं ना कहीं दो। ठीक है, देखिए इससे नुकसान क्या होता है, पेटेंट राइट्स होने से सिर्फ वही कंपनी ही क्या कर सकती है, उस चीज को उगा सकती है और अदर कंपनी जो है नहीं उगा सकती। तो कहीं ना कहीं अदर कंपनियों के लिए देखते हैं आप पेप्सिको की जो भी आइटम खरीदेंगे तो उसमें अगर चिप्स की क्वालिटी अगर देखोगे तो उसका कुरकुरा ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर बाहर की दूसरी कंपनी लोगे तो उसकी क्वालिटी जो है थोड़ी सी कमी आएगी। क्यों? क्योंकि वो इस तरह की पोटैटो यूज करते हैं जिसमें 80% जो है आपके मॉइस्चर कंटेनिंग जो है चीजें होती है, जिसके कारण से जो पोटैटो होती है वो अच्छी क्वालिटी की मिलती है और अच्छी क्वालिटी के होने की वजह से आपकी जो क्रिस्पी है वो कहीं ना कहीं अच्छी बनती है। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। जो यहाँ पे क्या किया गया है, एक इंडियन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया किसका, पेप्सिको की जो अपील थी अगेंस्ट ऑर्डर जो कि पेटेंट के लिए था पोटैटो वेराइटी की ग्रोन के लिए, कि ये पूरी तरह से ही उगा सकते हैं और कोई इनको एक्सक्लूसिवली उगा सकते हैं और कोई नहीं उगा सकते। ये एक न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है, ठीक है, जो कि लेस पोटैटो जो है चिप्स जो है वो बनाती है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया है कि 2021 में इस केस को लाया गया था। ठीक है, कहीं ना कहीं हटा दिया गया था पोटैटो राइट्स को, और जो फर्स्ट पोटैटो चिप्स प्लांट थी वो इंडिया में कब सर्व हुई थी, 1989 में। ठीक है, यूएस की जो स्नैक्स और ड्रिंकिंग जो कंपनी है वो एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, और इसमें मॉइस्चर लो मॉइस्चर कंटेनिंग होती है। ठीक है, लो मॉइस्चर कंटेनिंग जो है इसमें सबसे कम मॉइस्चर होती है, इसी वजह से ये पोटैटो जो स्नैक्स है वो चिप्स जो है वो ज़्यादा कुरकुरे लगते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सराउंडिंग सेफ्टी रेडियो वायरलेस सिस्टम। देखिए क्या हुआ, अगर 30 जुलाई की बात की जाए, 5 मछुआरे जो है वो क्या हुए, फिशिंग करने के लिए अपने बोट पे गए, लेकिन अचानक से क्या हुआ, उनको ऐसा लगा कि उनकी जो सारी चीजें वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। उसी टाइम पे एक रेडियो से आवाज आई और जो बाकी जो बोट में लगा हुआ इंजन था वो भी कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा था, उनको दिख रहा था। तो वहां पे एक रेडियो वायरलेस सिस्टम जो है यहाँ पे इनको रेस्क्यू करने का काम किया। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए रेडियो वायरलेस सिस्टम, कि ये केरल में जो है अलग अलग जगह पे जो है लगा हुआ है और इसकी इंपॉर्टेंस जो है 2005 में जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन बाद में इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद वजह से डिसकंटिन्यूस जो है कर दिया गया। और फिर इसको क्या किया दोबारा 2009 में भी इसको क्या किया गया, जो इसको है इसकी इंपॉर्टेंस जो है पूरी तरह से खत्म हो गई थी, और 2018 में इसने भी फिर एक बार और जो है रिवाइव किया था। क्यों, जो डिजास्टर आया था, जो फ्लड आए थे उस टाइम पे भी इन्होंने क्या किया था, बहुत अच्छा काम किया था, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करने में, रिलीफ और प्रोवाइड करने में, फ्लड्स जो कि अदर कैलेमिटीज है उनके लिए हेल्पफुल है, और बहुत सारी जो डिजास्टर आती है उनसे निपटने के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। न्यूज बस इतना ही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और इसमें 2019 में जैसे बताया रेस्क्यू करने ऑपरेशन करने में, जिसके कारण से हेल्पफुल जो है ज्यादा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप इंडिया और तंजानिया की एक ट्रेड सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रेड सेटलमेंट हुई है, और ये जो ट्रेड सेटलमेंट हुई है ये किस में हुई है, लोकल करेंसी, यानी कि इंडिया जो है अपनी करेंसी में ही ट्रेड जो है वो करेगा। ठीक है, इंडिया जो है अपनी करेंसी में जो है वो लोकल करेंसी, वहाँ दोनों की जो लोकल करेंसी है उसी में ही ट्रेड किया जाएगा, जिससे कि इनकी जो कॉमर्स है, कॉमर्शियल चीजें हैं उनको क्या होगी, प्रमोट होगी। इनकी कॉमर्शियल चीजें यानी ट्रेड जो होगी और ज्यादा प्रमोट होगी। अगर तंजानिया की बात करें, यहाँ पे जो इनकी बायलैटरल रिलेशन है वो कहीं ना कहीं $6.4 बिलियन जो है छू चुकी है 2022-23 में। तो सोचिए इतना बड़ा अमाउंट जो है अगर आप लोकल करेंसी से करेंगे तो आपकी करेंसी की वैल्यू जो है साथ ही साथ ऊपर भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो आपकी कॉमर्शियल ट्रेडिंग है वो भी कहीं ना कहीं प्रमोट होगी। तो इस चीज की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये मैकेनिज्म जो है जोड़ा गया है, जोड़ने की बात की जा रही है, जिससे कि ये प्रमोट करेंगे अपनी ट्रेड्स को दोनों कंट्रीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये आर्टिकल में क्या बताया गया, आर्कियोलॉजिस्ट कम अप विथ रेयर फाइंडिंग इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुछ ऐसी चीजें फाइंडिंग की गई है जो कि बिलोंग करती है किसको, आपके संगम एज के फोर्ट को। ठीक है, इस टाइम पे माना जाता है कि ये जो चीजें पाई गई है कहीं ना कहीं आपके संगम एज को जो है बिलोंग करती है, और उस टाइम से लेके अब तक जो है ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन की जा रही है, मतलब अभी जो है एग्जीक्यूशन किया गया तो इसमें पाया गया। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको किया, क्या किया, बताया कि ये रेयर फाइंडिंग है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं तमिलनाडु एरिया में ये जो मिले हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या क्या बताया गया है, इसमें स्टड्स जो कि फ्लोरल डिजाइन का है, आप देख सकते हैं इसमें 6 पेटल्स हैं, ठीक है, 6 पंखुड़ियां टाइप के हैं, जो कि कहाँ पे पाया गया, डेप्थ ऑफ 133 सेंटीमीटर ऑन 1/8 रेंज डग दी साइड्स, ठीक है। ऑर्नामेंट जिसकी वेट है 0.26 ग्राम, ठीक है, वो उसका प्रोबेबली किसमें यूज किया जाता है, नाक के नथुने वगैरह में, ठीक है, जो कल्चर को दिखाती है संगम एज के, ठीक है। और ये जीएस पेपर 2 में काफी, जीएस पेपर 1 में काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है इस तरह की चीजें, जो एग्जैगरेशन जो है पाई जाती है। तो आप इसको किसमें, मेंस के आंसर राइटिंग में लिख सकते हो कि ये इस तरह की हमें जो तमिलनाडु में जो रेयर फाइंडिंग चीजें हैं हमें जो मिली है वो कहीं ना कहीं संगम एज के फोर्ट्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर इस तरह के संगम एज से क्वेश्चन आते हैं तो। और इनको अगर सबसे पहली चीज जो इनमें बहुत सारी चीजें बताई गई है, लेकिन आपको उतना नहीं जानना है, आपको ये देखना है कि इनकी खोज जो है कैसे की गई, लीडार से, लीडार लाइट डिटेक्टिंग, डिटेक्शन एंड रेंजिंग। देखिए क्या है, आपको ये पता है, सोनार के बारे में तो जानते हैं आप लोग, सोनार का उल्टा है लीडार, ठीक है। यहाँ पे सोनार जो है शिप में काम करता है, यहाँ लीडार जो है जमीन पे काम करता है, तो यहाँ लाइट डिटेक्टिंग का काम करता है, और रिमोट सेंसिंग मेथड से कहीं ना कहीं इसको क्या किया गया, फाइंड आउट किया गया, रिमोट सेंसिंग डिवाइस से इसको फाइंड आउट जो है वो किया गया है, ठीक है। तो ये अगर इसकी माउंट की बात करिए, कितने हेक्टर में फैला हुआ है, 1.26 जो है हेक्टर में ये फैला गया है, जिसको यहाँ एग्जीक्यूशन अभी भी चल रही है, ठीक है, जिसमें ये फोर्ट जो है एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है डेलिब्रेशन ऑन टू इंक्रीज रेट ऑफ परमानेंट इनटेक थ्रू अग्निपथ स्कीम। देखिए अग्निपथ स्कीम जो है लास्ट ईयर लाया गया, इसी टाइम पे जून के टाइम पे लाया गया था, जून जुलाई के टाइम पे। तो यहाँ पे अग्निपथ स्कीम क्या करने के लिए लाया गया था, ताकि जो बेटर सर्विस है आर्मी में वो प्रोवाइड कर सके, और साथ ही साथ जो एज की रेंज है, जो एवरेज रेंज है वो 28 साल से 30 या 32 साल तक यहीं से सीमित कर दे, क्योंकि उसके बाद जो है लोग जो होते हैं रिटायर्ड होने की पोजीशन पे होते हैं। अगर पिछले साल की बात की जाए, 60,000 जो आर्मी रिक्रूटमेंट है वो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट हुए, लेकिन उनके बिहाफ को फुलफिल कौन कर रहा है, यहाँ पे अग्निपथ स्कीम जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे और किस चीज की बात की गई है, इनके ऊपर जो अग्निपथ स्कीम में जो परमानेंट की बात की गई थी, कि परमानेंट जो मेंबर होंगे वो 25% जो है, अगर 100 लोग चूज किए जा रहे हैं तो इसमें 25 लोग जो हैं वो 4 साल के बाद इनको परमानेंट करने की बात कर जा रही है। लेकिन यहाँ पे इनको उम्मीद है कि और इस चीज को बात की जा रही है कि भैया हम 25% नहीं, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, 50% करने की यहाँ पे बात करने किया जा रहा है, कि हम जो है परमानेंट जो सीट्स है वो 50% तक बढ़ाने की बात की जा रही है। अभी हुई नहीं है, एक्चुअली में हुई नहीं है, होगी, होने की बात चल रही है, ऐसे नहीं है कि अभी कर दिया गया है, ठीक है। इस पे बात चल रही है कि इस तरह से 50% की जो है हम लोग अग्निपथ स्कीम में जो है बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए अगर हम इसकी बात करें अग्निपथ स्कीम की, ये कहीं ना कहीं एक बेटर अपॉर्चुनिटी देता है किसको, जो कि एज ग्रुप है 17, देखिए जो एज ग्रुप है 17 टू जो 21.5 को जो पर्सन है वो क्या कर सकते हैं, इसमें सर्व कर सकते हैं, जिसके कारण से इनको क्या है 4 साल की जो है पोस्टिंग मिलेगी, 4 साल की ट्रेनिंग वगैरह भी मिलेगी, और इनको निकलने के बाद 11 लाख का भी पैकेज जो है, इनकी जो भी फंड्स वगैरह हों सब मिलके 11 लाख हो जाएंगे, और प्लस 25% लोगों को जो है परमानेंट भी इसमें जॉब दिया जाएगा, और जो बाकी है उनको निकाला जाएगा, लेकिन उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वो अदर जॉब्स के लिए क्वालिफाई भी हो सके, और साथ ही साथ स्टडी भी कर सकते। और इसके अलावा अगर वो आगे सर्व करना चाहेंगे किसी इस और चीज में, तो उनको एज रिलैक्सेशन भी उनको वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह की स्कीम जो है यहाँ पे एक यूथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे कि वो क्या कर सके, इंडिया अपने देश को जो है सर्व कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज की बात की जा रही है कि जो परमानेंट सीट है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, और ये कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो बात की जा रही थी कि 4 साल में 25% आप बढ़ाएंगे, उसको और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो जो ज्यादा बच्चे हैं, जो ज्यादा लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसमें आ सकते हैं, ठीक है। और इनके जो एज लिमिट रखी गई थी, रिलैक्सेशन इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2022-23 में जो साइटिंग किया गया था, इट इज नॉट पॉसिबल अंडर द रिक्रूटमेंट ड्यूरिंग द पास्ट 2 ईयर। अगर देखा जाए 2 साल की बात की जाए, पहले अगर 2 साल की बात की जाए, वहां पे क्या था, इनको रिक्रूटमेंट नहीं किया गया था,
ठीक है, क्यों? क्योंकि पेंडेमिक चल रहे थे, पेंडेमिक की वजह से यहाँ पे क्या है, रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो यही सारी चीजें और लिखा हुआ है, मैंने आपको जितना भी था वो सारी चीजें बता दी है। 20 से 50% बढ़ाने की यहाँ पे जो है बात चल रही है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आज का जो आपको लेक्चर है आपको अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए।